लीड लगा लूं भाई। Let us begin chapter number 1, class 6th history, introduction, what, where, how and when। तो हिस्ट्री में हम पास्ट इवेंट्स पढ़ते हैं और 6th क्लास में आप एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो। आप पढ़ोगे कि पास्ट के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो हम जान सकते हैं कि लोग उस टाइम पे कैसा खाना खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस टाइप के घरों में रहते थे, क्या वो ऑक्यूपेशन करते थे, कि वो कुछ हंटर्स थे, कुछ हर्डर्स थे, कुछ किसान थे, कुछ राजा थे, कुछ मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियंस थे, साइंटिस्ट थे। बच्चे जो हैं उस टाइम कैसी गेम्स खेलते थे, किस टाइप की कहानियाँ वो सुनते थे, किस टाइम के नाटक वो देखते थे, किस टाइम के गाने वो गाते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लोग जो है इतने साल पहले रहते कैसे थे, रहते कहाँ थे। ठीक है, देखो अगर हम सिंपल सोचें तो उस टाइम पे जो है लोग रिवर्स के आसपास रहते थे। अब रिवर्स के आसपास फॉरेस्ट भी होते थे, तो उन फॉरेस्ट से वो अपना फूड गैदर करते थे, पेड़ से फल तोड़ आए, रूट्स कलेक्ट कर ली पेड़ों की, और बाकी जो खान पीने की चीज़ें हैं वो इकट्ठी कर ली। तो उस टाइम पे लोग क्या थे, गैदरर्स थे। ठीक है, कुछ लोग वहाँ पे उस टाइम पे हंटर्स भी थे कि वो एनिमल्स को हंट कर रहे हैं, है ना। अब देखो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि 8,000 साल पहले पहली बार जो है क्रॉप्स को उगाया गया, और कौन सी क्रॉप्स उगाई गई थी, वीट और बार्ली। और कहाँ पे उगाई गई थी, सुलेमान और किरथार हिल्स में, नॉर्थ वेस्ट में। देखो मैप पे देखो कहाँ पे हैं ये हिल्स, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट ये वाला एरिया देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अफगानिस्तान में ये सुलेमान और काबुल रेंजेस, किरथार रेंजेस। यहाँ पे पहली बार 8,000 साल पहले क्रॉप्स उगाई गई थी, वीट और बार्ली। फिर गैदरर्स और हंटर्स के अलावा लोग रियरर्स भी थे कि वो एनिमल्स की रियरिंग कर रहे हैं, जैसे कि शीप, गोट और कैटल। और उस टाइम सिटीज़ तो थी नहीं, तो लोग गांव में रहते थे, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप कुछ एरिया देखो, यहाँ पे गारो हिल्स देखो जो नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट कौन सी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट है, गारो हिल्स। विंध्यास देखो सेंट्रल इंडिया में जो आपको दिखेंगी। ठीक है, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। ठीक है, जो विंध्यास के ऊपर नॉर्थ वाला रीजन है, यहाँ पे सबसे पहले आपका जो है राइस कल्टीवेशन हुई थी, विंध्यास के नॉर्थ में। जस्ट अ सेकेंड, ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या हुई थी, राइस कल्टीवेशन हुई थी। ठीक है, अब देखो अगर आप ये मैप देखो, इस मैप के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ये मैप कौन से रीजन का है, ये साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट का है। सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं इसको, तो कॉन्टिनेंट बहुत लार्ज एरियाज है, लेकिन ये इतना भी लार्ज नहीं है, लेकिन लार्ज है, तो इसीलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार। ये जनरली हम इंक्लूड कर देते हैं आपके साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में। ये बाकी एशिया से सेपरेटेड है सीज से या आपकी माउंटेन से। ठीक है, अब देखो इस मैप में अगर हम रिवर इंडस को देखें, उसकी ट्रिब्यूटरीज को देखें, देखो सबसे पहले ये है रिवर इंडस और ये है उसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, अगर ये मेन रिवर है, एक छोटी नदी जो इस मेन रिवर में आके मिल रही है, इसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। ठीक है, जो ये रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी वाला एरिया है, यहाँ पे 4,700 ईयर्स अगो अर्लीस्ट सिटीज़ जो हैं वो बनी थी इस रिवर के तटों पे। ठीक है, फिर आज से आपके 2,500 साल पहले जो गंगा है और उसकी ट्रिब्यूटरीज है, देखो ये रही गंगा और ये उसकी ट्रिब्यूटरी सोन, यहाँ पे जो है सिटीज़ डेवलप हुई थी। ठीक है, एंशियंट टाइम्स में जो ये एरिया है गंगा के साउथ में, इसे हम मगध कहते थे। ये गंगा है, साउथ में एरिया ये, इसे हम मगध कहते थे, जो कि आज प्रेजेंट डे बिहार में लोकेटेड है। ये मगध के जो राजा हैं वो बहुत पावरफुल थे, बड़े बड़े किंगडम्स जो हैं इनके थे यहाँ पे। ठीक है, किंगडम जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में थे, बाकी जो पार्ट है कंट्री का इंडिया में वहाँ पे भी किंगडम्स थे। ठीक है, राजघराने थे। लोग जो हैं वो एक प्लेस से दूसरी जगह, प्लेस से अफगानिस्तान से इंडिया लोग आ रहे हैं, या मतलब ऐसे चाइना से इंडिया आ रहे हैं, इंडिया से चाइना लोग आ रहे हैं, तो ऐसे सब पूरे सब कॉन्टिनेंट जो साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट है, लोग ट्रेवल करते रहते थे। अब इस सब कॉन्टिनेंट में देखो तो आपको कितने सारे डेजर्ट्स मिलेंगे, अफगानिस्तान में या थार इंडिया में डेजर्ट्स है इतने सारे, ऊपर यहाँ हिमालयाज हैं नेपाल इंडिया में, राइट, तो नेपाल और इंडिया में, और बहुत सारी सीज है यहाँ पे। तो उससे थोड़ा सा जो इनकी जर्नी है लोगों की ट्रेवल करने की थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं थी। तो जो मेन और वुमेन हैं वो ट्रेवल करते क्यों थे, अपने लिवलीहुड के सर्च में,
खाने पीने का सामान के सर्च में ट्रैवल करते थे, या कई बार कई जगह मान लो बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चल दिए, है ना। कई बार जो है जो राजा होते थे वो अपनी आर्मी को भेजते थे कि वहाँ वहाँ जाओ और जो किंगडम है इसे अपने कब्जे में कर लो। तो समटाइम्स मेन मार्च इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड्स। ठीक है, उसके अलावा जो मर्चेंट्स हैं वो ट्रैवल करते थे, ट्रेडिंग के लिए ट्रैवल होता था आपका। रिलीजियस टीचर्स जो हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। ठीक है, कई लोग एडवेंचर के लिए ट्रैवल करते थे कि वो लोग को की जो है आपकी इतने ज़्यादा वो क्यूरियस थे कि वो डिस्कवर करे इस लैंड को, एक्साइटिंग प्लेसेस को डिस्कवर करे। ठीक है, अब जो ये पीपल की मूवमेंट है इससे क्या हुआ था, हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो डेवलप हुआ था। हमारे जो आइडियाज़ हैं पीपल के बीच में, मतलब शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ हुए थे बेसिकली। ठीक है, और न्यू न्यू ट्रेडिशंस लोगों को पता लगे कि किस म्यूज़िक है। अब बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग एक जगह हैं तो उनका जो म्यूज़िक कंपोजिशन है वो कहीं ना कहीं दूसरे के कल्चर से इन्फ्लुएंस होगा। कुकिंग स्टाइल जो है, डिशेस वगैरह, तो मतलब कल्चरल ट्रेडिशन जो है वो इससे एनरिच होता है। अब जो हमारा देश है भारत, इंडिया, उसका नाम कहाँ से आता है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। हमारी कंट्री के लिए हम इंडिया या भारत दो टर्म यूज़ करते हैं। जो वर्ड इंडिया है वो कहाँ से आता है, इंडस नदी से, इंडस नदी से, सिंधु नदी से, जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ठीक है, देखो इरानियंस और ग्रीक्स जो हैं उनको पता था इंडस रिवर के बारे में, उसको वो हिंदोस या इंडोस बुलाते थे। ठीक है, और ये जो है लोग, इन्होंने क्या बोला था कि जो इंदस नदी के, यानी कि इसको बोलते थे क्या, ये इंदौस या हिंदौस, उसके जो ईस्ट का एरिया है उसको इन्होंने इंडिया बुलाया। ठीक है, किसने, ईरान, इरानियंस और ग्रीक्स ने। अब इरानियंस और ग्रीक्स आए कहाँ से थे, नॉर्थ वेस्ट से। एक बार लोकेशन देख लो मैप पे, देखो ये तो है ईरान, ऐसे ही होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से ये इरानियंस आए थे। सी, दिस इज द लोकेशन ऑफ ग्रीस एंड इंडिया। ग्रीस भी इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में लाई कर रहा है। तो ये तो है कि इंडिया कहाँ से नाम आ गया, इंडस हो गया, फिर जो ईरानियंस और ग्रीक्स है उन्होंने इसका नाम दिया था। ठीक है, फिर भारत कहाँ से आया, जो नॉर्थ वेस्ट में लोग रहते थे उनको हम भारता बोलते थे, जो कि ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है। ठीक है, और बाद में फिर ये जो है देश के लिए यूज़ होने लग गया टर्म भारत। ठीक है, अब देखो पास्ट के बारे में हम ढूंढते कैसे हैं, बहुत सारे तरीके हैं पास्ट के बारे में ढूंढने के लिए। एक तो ये है कि हम जो है किताबों को ढूंढें और फिर उन किताबों को हम लोग रीड करें। और उस टाइम पे किताबें हाथ से लिखी जाती थी तो उनको हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। ठीक है, लेटिन वर्ड मेन्यू जिसका मतलब होता है हाथ। और कहाँ पे लिखी जाती थी, ये पाम लीफ पे लिखी जाती थी किताबें, और पाम लीफ पे या एक बर्च पे लिखी जाती थी। ठीक है, प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बर्च। तो मैन्यूस्क्रिप्ट या तो आपके पाम लीफ पे लिखी जाती थी या ऑन अ स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज बर्च, जो आपके हिमालयाज में उगता था। अब ओवर द ईयर्स जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, कुछ इंसेक्ट्स ने खा ली थी। ठीक है, कुछ थोड़ी सी बची थी जो कि टेम्पल्स या मोनास्ट्रीज में आपकी प्रिजर्व थी। इन बुक्स के अंदर हर टाइप की सब्जेक्ट के बारे में बात करी गई थी, रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में भी, उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में भी, राजाओं की ज़िंदगी कैसे होती थी, मेडिसिन साइंस के बारे में। मैन्यूस्क्रिप्ट के अलावा, इन चीज़ों के अलावा किताबों के अंदर एपिक्स, पोएम्स, प्लेस, ये सब चीज़ें लिखी जाती थी। और ये जो संस्कृत में लिखी जाती थी मैक्सिमम ऑफ देम, कुछ प्राकृत में भी थी। ठीक है, प्राकृत वो भाषा है जो कि ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो तमिल में भी लिखी जाती थी। अब इस पास्ट के बारे में जानने के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट के अलावा हम इंस्क्रिप्शंस की भी हेल्प लेते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या है तो वो भी कुछ रिटन मटेरियल, लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती है आपके सॉफ्ट मटेरियल पे, कि बर्च पे लिख दी या पाम लीफ पे लिख दी। लेकिन जो इंस्क्रिप्शंस हैं दे आर द राइटिंग्स रिटन ऑन द रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस, जैसे कि स्टोन हो गया या आपका मेटल हो गया। अब कई बार क्या होता है, जो राजा हैं वो बोलते थे कि, मतलब ऑर्डर दे देते थे कि जो उन्होंने ऑर्डर दिए हैं, जो रूल्स बनवाए हैं वो इंस्क्राइब कर दो स्टोन पे या मेटल पे, जैसे कि जो लोग हैं, जो प्रजा है वो देख पाए उसको, पढ़ पाए और उनको फिर ओबे कर पाए। ठीक है, अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस भी होती थी जहाँ पे जो मेन है और जो वुमेन है, इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, वो उसको रिकॉर्ड करते थे अपनी चीज़ों को, जैसे हम डायरी लिखते हैं आजकल, तो उस टाइम पे भी लोग रिकॉर्ड करते होंगे इस पे, इंस्क्रिप्शंस पे। एग्जांपल जो किंग्स हैं वो इंस्क्रिप्शंस पे अपना रिकॉर्ड रखते थे कि वो कौन सी जो बैटल्स हैं वो जीत गए। अब हार्ड सरफेस की लिखने की ये चीज़ है कि उसको आप इंसेक्ट्स नहीं खा सकते, उसको आप ज़्यादा लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करते हो। और डिफिकल्टी इसमें ये आ सकती है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम था इस पर लिखना, सबको लिखना आता भी नहीं होता होगा इस पर। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि पास्ट में यूज़ होती थी, पास्ट में बनाई जाती थी, और जो ये पास्ट के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट्स। ठीक है, वो स्टडी करते हैं कि बिल्डिंग्स के जो रिमेन्स हैं जो कि स्टोन और ब्रिक से बने हुए, उनको ये
स्टोन्स और ब्रिक्स को माइन्यूटली स्टडी करते हैं, पेंटिंग्स जो पुरानी हैं, स्कल्पचर्स जो हैं पुराने उनको स्टोर करते हैं। इवन ये अर्थ में एक्सकवेट करके, यानी कि अर्थ की सरफेस को खोदते हैं, जहाँ पे कई बार कॉइन्स मिल जाते हैं, वेपन्स, टूल्स, पोर्ट्स, पैन्स और ऑर्नामेंट्स मिल जाते हैं। इसकी फिर ये कार्बन डेटिंग वगैरह करके क्या करते हैं, आपकी उसकी एज देखते हैं कि कितना पुराना ये सामान है, ठीक है। अब इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स तो हमें मिल जाते हैं जो हार्ड चीज़ से बने हुए हैं, लेकिन जो बेक्ड क्ले या मेटल से बने होते हैं सब जम ये सामान आपको आराम से मिल जाते हैं, लेकिन जो मिट्टी के सामान बने हुए थे वो नहीं मिलते हैं, वो टाइम के साथ साथ पैरिश हो जाते हैं। ये पिक्चर देखो, इट इज़ एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन विच डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स अगो। कंधार में मिला था। कंधार यानी कि जो एट प्रेजेंट अफगानिस्तान जिसको बोलते हैं। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। चैप्टर 7 में अशोका के बारे में पढ़ेंगे, है ना। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज अ स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर आपके लेटर्स या साइंस होते हैं। एंड व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक, उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। जो ये इंस्क्रिप्शन है, इट वॉज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस। ऊपर देखोगे तो ये ग्रीक भाषा है, नीचे देखोगे तो ये अराबिक भाषा है, ठीक है। और ये उस एरिया में, कंधार वाले जो एरिया में ये दो भाषा यूज़ होती होंगी, ग्रीक और अराबिक, तो अरामिक, ठीक है। तो उसी में आपकी जो है ये जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखी गई है। ये वाली इमेज देखो, इट इज़ अ पोर्ट दैट वाज यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। राइट में देखोगे तो सिल्वर कॉइन है। इस तरह के कॉइन्स पहले यूज़ किया करते थे, ठीक है। अब किताबों के अलावा, मैन्यूस्क्रिप्ट के अलावा, इंस्क्रिप्शन के अलावा, मिट्टी को खोद के जो मटेरियल्स मिल रहे हैं उनके अलावा, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो एनिमल्स, बर्ड्स, जो फिश हैं उनकी हड्डियों को भी स्टडी करते थे। कहीं ना कहीं उसे पता लग जाता कि जो लोग हैं उस टाइम पे क्या खाते थे। जो प्लांट रिमेन्स हैं वो इतने ज़्यादा रेयरली मिलते थे वो, या जो ग्रेन्स हैं या पीसीज ऑफ वुड हैं वो जली हुई मिलती थी, चार्ड फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में मिलती थी, तो उसको इतनी डिटेल में स्टडी नहीं करा जा सकता। तो जो ये आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो जो हिस्टोरियंस हैं वो यहीं से पास्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। हिस्टोरियंस क्या है, जो लोग आपके पास्ट को स्टडी करते हैं। तो ये कैसे स्टडी करते हैं पास्ट को, मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, या जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो इन्फॉर्मेशन निकाली है वहाँ से, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके सोर्सेज हैं पास्ट को स्टडी करने के लिए। सोर्सेज यानी कि चीज़ें जिसकी वजह से, जिनको यूज़ करके आप पास्ट को स्टडी कर रहे हो। तो सोर्सेज क्या क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन या आर्कियोलॉजी, ठीक है। एक बार सोर्सेज मिल गए तो पास्ट के बारे में पढ़ना जो है बहुत मज़ेदार हो जाता है। धीरे धीरे हमें पता लगता है कि इंडिया में ये हुआ था पहले, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब देखो, आपकी जो बुक का नाम है वो भी आर पास्ट है। अब पास्ट को हमने प्लूरल में क्यों यूज़ किया, क्योंकि पास्ट जो है वो अलग था, अलग ग्रुप ऑफ लोगों के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ फार्मर्स या हर्डर्स, उनकी लाइफ अलग थी राजाओं से। लाइफ ऑफ मर्चेंट्स अलग थी क्राफ्टमैन से। और ये तो बिल्कुल सच बात है, आज भी तो यही होता है। मान लो जो लोग अंडमान आइलैंड में रहते हैं वो फिशिंग, हंटिंग और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करके अपना फूड गेन करते हैं, लेकिन जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो दुकान से जाके खाना खरीद लेते हैं। ट्राइबल की लाइफ और सिटी में रहने वाले लोगों की लाइफ अलग है। सिमिलरली जो राजा थे उनकी लाइफ अलग थी, उनका काम था बैटल्स वगैरह लड़ना टाइप ऑफ। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो आपके हंटर्स, फिशिंग फ्रॉक, गैदरर्स, फार्मर्स या हर्डर्स थे। वो रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे अपनी लाइफ की, क्योंकि लाइफ सिंपल थी। लेकिन राजाओं की लाइफ थोड़ी अलग थी, वो अपने रिकॉर्ड रखते थे कि उन्होंने कौन सी बैटल जीती है ना। तो जो चीज़ रिकॉर्ड हो गई आर्कियोलॉजी से हमें वो तो पता लग गई, लेकिन जो चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, जो बेसिक सिंपल लाइफ थी, वो हमें नहीं पता लगी पास्ट के बारे में। देखो, अगर आपसे कोई डेट पूछे तो आप डेट क्या बोलते हो आज के टाइम पे, 14 मई 2024, है ना। तो ये तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये एक सोलर कैलेंडर है। सन के हिसाब से इसमें आपके 12 महीने हैं, 31 या 30 दिन के, ठीक है। अब आपने कई बार देखा होगा BC, AD, BCE, ये क्या होते हैं, अब ये समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखो, हम रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे मानते हैं 0। अगर हम माने कि जो जीसस क्राइस्ट हैं उनका टाइम हुआ था, उनका बर्थ हुआ था इस टाइम पर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो इससे पहले का जितना भी टाइम है उसको हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट के बर्थ से पहले तो बिफोर क्राइस्ट। अगर मैं आपको बोलूँ कि 2500 BC में गीज़ा पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो इसका मतलब क्या है कि क्राइस्ट के जन्म लेने से 2500 साल पहले गीज़ा पिरामिड्स बने थे। समझ में आ गया। तो रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उनके बर्थ से पहले के जितने बार टाइम पीरियड है उसको हम BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और जो बाद का टाइम पीरियड है उसको हम AD बोलते हैं।
चलो एडी की फुल फॉर्म मेरे को कमेंट में बता दो, और ये बताओ कि जो 0 रेफरेंस पॉइंट है उसको बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ही क्यों लिया। चलो ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि जिसने ये कॉन्सेप्ट बनाया था वो एक क्रिश्चियन थे, तो उन्होंने रेफरेंस पॉइंट किसका ले लिया, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब वो कौन क्रिश्चियन थे वो आप कमेंट में बता देना। अब देखो बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले वाला टाइम पीरियड बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला टाइम पीरियड एडी। तो अगर आज 2024 है तो वो एडी में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एडी का फुल फॉर्म क्या होती है, एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, तो 2012 को हम कैसे लिख सकते हैं, एडी 2012। 2024 को हम कैसे लिख सकते हैं, एडी 2024। ठीक है, कई बार एडी की जगह हम सीई भी यूज़ कर देते हैं। सीई का मतलब है कॉमन एरा, और बीसी की जगह कई बार हम बीसीई यूज़ कर देते हैं। बीसी का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। अच्छा, एक कॉमन मिस्टेक सब मैक्सिमम बच्चे करते हैं, एडी को कई लोग आफ्टर डेथ बोल देते हैं। तो प्लीज़ आफ्टर डेथ नहीं है, एडी मीन्स एनो डोमिनी, यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और अगर मैं बोलूँ कि जो इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी वो हुई थी 1947 एडी, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 1947 ईयर्स बाद, जीसस के बर्थ के 1947 वर्ष बाद। ठीक है, ये जो बीसी है और बीसीई है, ये टर्म इसलिए यूज़ करी जाती थी क्योंकि हर इंसान जो है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करना चाहता था उस टाइम पे। मतलब क्रिश्चियनिटी के द्वारा गिवन आप पे कुछ जो वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको यूज़ करना नहीं चाहता था, स्पेशली जो ज्यूज़ लोग थे उस टाइम पे। तो समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, एक फ़र्क थोड़ा सा है आपका, जैसे अगर मैं बोलूँ एडी, तो एडी हमने लिखा है एडी 2012। ठीक है, अब एडी की जगह आप सीई यूज़ करते हो, तो अगर आप सीई टर्म यूज़ करो तो लिखोगे 2012 सीई। तो एडी नंबर से पहले आता है और सीई नंबर के बाद में आता है, बस इतना सा फ़र्क है। और बस ये आपका चैप्टर था।